नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त होंगे। आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे आज जहां तक कल हमने पढ़ लिया था उससे आगे के प्रक्रिया के साथ कि किस प्रकार से कोई भी बिल एक एक्ट में अर्थात एक कानून में परिवर्तित होता है। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। मेरे साथ में तमाम साथी जो मेरे उपस्थित हैं, दुर्गेश, प्रिया, खुशबू, प्रियांशु, सोनू, भगत, हर्ष, पिंटू, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन में पूरी तरह उपस्थित हो जाइए और पढ़ना शुरू करिए। क्या कुछ खास है आज के सेशन में। उम्मीद है कल तक की हमारी जो चर्चा थी उसमें आपको प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और गवर्नमेंट बिल क्या होता है ये पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। जब आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी तो अब उससे आगे की जो चर्चा है जिसमें हम आपको बताएंगे किस किस प्रकार से बिल को किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। कल जब मैंने आपको चर्चा बताई थी तो उस चर्चा के अंदर ख्याल रखा था इस बात का कि आपको एक व्यवहारिक अंदाज में कि एक घर के अंदर प्रथम स्टोरी, सेकंड स्टोरी और ऊपर की तरफ टॉप स्टोरी पर किस प्रकार से समझा जा सके, हमने उस तरह से समझाने का प्रयास किया था। लेकिन आज के इस क्रम में हम आपको हाउसेज में लेकर चल रहे हैं, लोअर हाउसेज में, अपर हाउसेज में लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है अभी तक की चर्चा से आपको यह तो क्लैरिटी ऑफ थॉट हो चुका होगा कि कोई भी बिल कहीं पर भी शुरुआती, अगर हम साधारण बिल को ध्यान में रखकर बात करें तो वो कहीं पर भी लाया जा सकता है। इनिशियल स्टेज में आप उसे लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। यानी शुरुआती दौर में बिल का किसी भी हाउस में आना तय माना जाता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है। अब ये इंट्रोड्यूस होने की जो प्रक्रिया है और इसके कानून तक पहुंचने की प्रक्रिया है उसे 5 चरणों में बांटकर पढ़ा जाता है। ये 5 चरण हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी बिल को कानून बनते हुए देखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि बिल में आपने अभी जो हमसे प्रकार पूछे हैं उनके अंदर साधारण बिल एक प्रकार है, वित्त बिल एक प्रकार है, धन बिल एक प्रकार है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक प्रकार है। अभी जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो साधारण बिल की है। जब साधारण बिल आपसे चर्चा में हो लेगा उसके बाद में हम धन विधेयक, फिर वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन तीनों की ही आपसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत में जब कोई साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक क्या होता है, अगर किसी को यह जवाब चाहिए तो आंसर है जो विधेयक धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता वो साधारण विधेयक होता है। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, फिर धन विधेयक कौन होता है? धन विधेयक वो होता है, आप में से कुछ लोग कहेंगे ये तो सर वो वाली बात हो गई कि भाई साहब आप कहां रहते हो? बोले उसके घर के सामने। और बोले वो कहां रहता है? बोले मेरे घर के सामने। तो सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आपके अनुसार आपने अभी हाल एक लाइन बोली, लाइन थी कि साधारण विधेयक क्या है, तो आपने कहा साधारण विधेयक वह है जो कि नहीं है। क्या नहीं है? धन विधेयक नहीं है, जो कि वित्त विधेयक नहीं है, जो कि संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। जो ये नहीं है वो ये है। ठीक है। लेकिन सर फिर से हम सवाल पूछें, हमने कहा पूछिए। तो फिर सर ये बताइए कि धन विधेयक क्या होता है? अब कहीं आप आंसर ये मत दे देना जो साधारण विधेयक नहीं होता, जो वित्त विधेयक नहीं होता, जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता वो धन विधेयक होता है। नहीं, ये आंसर नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इन तीनों की परिभाषा बड़ी सीमित प्रकार की है। बड़ी सीमित प्रकार की है से मतलब है कि इन सारे विधेयकों की परिभाषाएं उपलब्ध हैं, इनकी परिभाषा उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज उठा के ले आइए, आप उसे इसमें डाल सकते हैं। फिर आप पूछेंगे तो ज्यादा बड़ा स्कोप किसका होता है? यानी जैसे हम ये मान लें कि भाई काम करने के आधार पर शहर में कलेक्टर सबसे पावरफुल आदमी होता है क्योंकि उसके पास इतना सारा स्कोप होता है काम करने के लिए। वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, तो फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, तो वो फिर चाहे पेयजल के बारे में कार्य करना चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकता है। वहीं कोई पूछे फिर एसपी का क्षेत्र स्पेसिफिक है कि वो पुलिसिंग के सेक्टर में ही कार्य कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्र की विशिष्टता को अगर आधार माना जाए
तो सवाल बड़ा बनता है कि साधारण विधेयक ज्यादा क्षेत्र कवर करता है या फिर ये ज्यादा क्षेत्र कवर करते हैं। आंसर है साधारण विधेयक ज्यादा क्षेत्र कवर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सब कुछ आ गया ना। सब कुछ आ गया मतलब आपको जो भी प्रकार का संविधान संशोधन करना, वो आपको जो भी प्रकार का कानून बनाना है, फिर चाहे वो बच्चों के लिए बनाना हो, बुजुर्गों के लिए बनाना हो, महिलाओं के लिए बनाना हो, नौकरी पेशा के लिए बनाना हो, दुनिया के किसी देश के लिए बनाना हो, सेनाओं के लिए बनाना हो, अब कोई सा भी काम करिए वो आप यहां पर डालकर कर सकते हैं। ठीक है, बोले ऐसा फिर ब्रीफली इंट्रो दे दीजिए इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने कहा पूछिए। बोले सर इंट्रो ये कि ये जो धन विधेयक है इसकी परिभाषा हमने कहा संविधान में विस्तृत रूप से दी गई है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पर आर्टिकल 110 में जिसकी चर्चा की गई है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस विधेयक को कि धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार भी स्पीकर महोदय को दिया हुआ है। बाय द वे स्पीकर कहां बैठता है अब तक आपको पता चल चुका होगा। स्पीकर लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन बैठते हैं। फिर आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा तो क्या चेयरमैन को पावर नहीं दी गई है क्या? आंसर है जी नहीं, चेयरमैन को यह पावर नहीं दी गई है। तो मतलब क्या माना जाए? मतलब लोकसभा का स्पीकर धन विधेयक के मामले में ज्यादा बड़ी पोस्ट होती है? आंसर बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जी हां वो ज्यादा बड़ी पोस्ट होती है। बोले कहना क्या चाहते हैं आप कि धन विधेयक के लिए स्पीकर ही, अरे हमने कहा कोई साधारण विधेयक भी धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय भी स्पीकर को करने का अधिकार है। बोले इसका मतलब तो फिर ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गई, स्पीकर की विवेकाधीन शक्ति हो गई कि वो किसी भी बिल को धन विधेयक बता सकता है। बस यही बात आपने सही पकड़ ली, और यही कारण है कि एक बार भारत में जो आधार बिल आया था उसको लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था, क्योंकि सरकार ने आधार बिल को धन विधेयक बताकर पास करवाया था, जबकि आधार कार्ड का धन से कोई लेना देना दूर दराज तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन सरकार का तर्क था क्योंकि आधार कार्ड से जनधन आधार मोबाइल जुड़ा हुआ है, जैम ट्रिनिटी जुड़ी हुई है, जनधन जनता के धन से मामला रखता है, तो आधार धन के बराबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस बिल को धन विधेयक बनाकर पास किया गया। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब यह है कि धन विधेयक जो है वो बताने की क्षमता स्पीकर के पास है, लेकिन उस स्पीकर को बताने से पूर्व आपको यह बात आवश्यक रूप से पता हो कि इसकी व्याख्या के लिए भी कुछ ना कुछ शब्द लिखे गए हैं जहां पर धन की बात होती हो। अब वो धन की बात में जो विवेकाधीन शक्ति दे दी, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी, वो स्पीकर को है। तो अब आपके दिमाग में फिर पॉइंट उठेगा, फिर ये वित्त विधेयक क्या होता है? यहां पर भी तो वित्त की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी कारण से धन और वित्त के बारे में अक्सर कहा जाता है कि धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अर्थात धन विधेयक इज ए सबसेट ऑफ वित्त विधेयक, ये सच है। तो इसका मतलब इसकी भी व्याख्या है, बिल्कुल 117 के अंदर इसकी भी व्याख्या है। फिर सर संविधान संशोधन, संविधान संशोधन तो पूरी प्रक्रिया के माध्यम से 368 के तहत होता ही है, जिसको हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए जो हम चर्चा में वापस लौट रहे हैं दैट इज साधारण विधेयक। कोई भी साधारण बिल जब वो कानून बनने के लिए जाता है तो उसे ऑर्डिनरी बिल को कानून बनते समय क्या प्रक्रिया फॉलो करनी होती है, आज के सेशन में उसकी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न जो यथार्थ प्रश्न आता है कि प्रक्रिया होती क्या है। हमने कहा भाई प्रक्रिया 5 स्टेप में होकर गुजरती है। कौन सा स्टेप? पहला स्टेप है प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग जिसे कहा गया है। इसके बाद सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और दूसरे सदन में फिर भेजना और फिर राष्ट्रपति के पास भेजना। ठीक है, हाँ जी। सर बाई फेस वीकनेस लग रही है आपको देखकर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत वगैरह सब सही है, अब थोड़ा सा वजन कम कर रहे हैं इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। आरती पूछ रही है हाउ मेनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स, आंसर 2 होगा या 3 होगा? आरती बेटा अमेंडमेंट की प्रक्रिया 3 प्रकार से दी गई है। साधारण प्रकार से यानी साधारण बहुमत के प्रकार से, नंबर दूसरा अमेंडमेंट में दूसरा जो प्रकार है 2/3 बहुमत के साथ में, मतलब जो बहुमत के साथ में 2/3 भी मैं आपको आके समझाऊंगा कि क्या कहानी है उसकी, बहुमत के साथ में, और दूसरा बहुमत प्लस राज्यों की सहमति के साथ में। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं। तो जब ये 3 प्रक्रियाएं हैं तो इनको समझने के लिए प्रकार संविधान संशोधन ही कहलाता है। प्रक्रियाएं 3 प्रकार की फॉलो होती हैं, ठीक है ना आरती? प्रेमराज पूछ रहे हैं सर राज्यों में भी गवर्नमेंट और नॉर्मल बिल होता है क्या? बिल्कुल बेटा, जो हम अभी संघ सरकार पढ़ रहे हैं, थोड़े समय बाद हम राज्यों के अंदर भी इसी प्रकार की चीजें पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि राज्यों में भी सेम यही प्रक्रिया होती है फॉलो। गवर्नमेंट मेंबर बिल और प्राइवेट मेंबर बिल होता है, क्योंकि राज्यों के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है।
भासुकीनाथ लिख रहे हैं, जो केवल लोकसभा में लाया जाता है, एग्जाम्पल जीएसटी बिल। भासुकीनाथ नहीं, लोकसभा और राज्यसभा बिल दोनों जगह ही जाता जरूर है। प्रेजेंट सबसे पहले धन विधेयक जो है वो लोकसभा में होता है। चूंकि धन विधेयक लोकसभा में प्रेजेंट होता है और लोकसभा का ही पावर उसमें मैटर करता है, राज्यसभा उसे अपने पास रखती तो है, वोट देने योग्य नहीं होती। 14 दिन के अंदर अंदर उसे वापस लौटाना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर उसे नहीं लौटाती है तो उसे स्वतः ही पास मान लिया जाता है। ठीक है, डन है। उम्मीद है सभी को अपने अपने आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, एक बालक लिख रहे हैं, और ये मतलब सस्ता तरीका है बालकों के लिखने का। अंकित प्रजापति, वाई आर यू लुकिंग सिक? अभी 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 वापस से चाल बाल बिखरा बिखरा करके दिखते हैं। सिक नहीं हूं, थोड़ा सा वजन एकदम ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है ना, थोड़ा सा आपको फेशियल एक्सप्रेशंस पे ऐसा दिखता है। पता है, जो खाता पीता आदमी होता है ना, वो एकदम जोश के साथ बात कर रहा होता है। मैं फिर से जोश बरकरार करके लाता हूं, वो थोड़ी सी एनर्जी क्या है, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। ठीक है, आइए वापस से। तो अंकित भाई ऑल राइट है, सब बढ़िया चल रहा है, लोड मत लो। हाँ जी, एक बालक लिख रहे हैं, सर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड। यस, डेफिनेटली अमेंडेड, है ना। और ये सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो अपन पढ़ते हैं ना, गोलकनाथ के बाद जो केशवानंद भारती मामला पढ़ते हैं, जहां पर कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया गया था, उसमें ये बात मेंशन्ड है कि दे कैन बी अमेंडेड, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो हमारे संविधान की बदलनी नहीं चाहिए। आज सवाल अच्छे आ रहे हैं, मजा आ रहा है सुन करके। नीरज सर, उत्तराखंड स्टेट पीसीएस का भी बैच ले आइए, यहां आपके जैसे ग्रेट टीचर नहीं है। बेटा टीचर सभी ग्रेट होते हैं, आप जो जरूरत की चीजें वो यहां पर पढ़ लीजिए। एक बालक लिख रहे हैं 23 केजी वेट कम हो गया सरकार। नहीं 23 नहीं, अब 27 पहुंच गया है, हर दिन नीचे जा रहा है, मुझे अभी बहुत कम करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अंशुमा लिख रही है, सर यूपीपीसीएस के टीचर अभी तक गजब चल रहे हैं, और कब से हमारी टीचर की क्लासेस। यार एक्चुअली मेरी टीचर की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आज भी एक टीचर जा रहे हैं, कल भी एक साइंस के टीचर जाएंगे, फिर आपको मैथ्स रीजनिंग के टीचर दिखाए जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम 15 तक सारे डेमो दे दें आपको, फिर भी एक दो टीचर रह जाएंगे तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से आपको एक बार डेमो देना चाहते हैं कि भाई देख लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जमता है तो लो, नहीं तो मत लो। और इस बीच में मैंने मेरा डेमो दिया नहीं है, मैंने इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा फिर ये लगेगा सर हम आप तो पढ़ाओगे। जैसे कुछ बच्चों का कहना होता है हमेशा, सर अपने नेम पर ही एडमिशन ले रहे हैं। मैं कहा भाई नहीं भाई, टीचर्स हैं अपने पास, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, लोड मत लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर करेंगे बिहार दरोगा वाले, सौरभ दुबे भैया दरोगा भर्ती की भी क्लास लाइए। भैया बिल्कुल लेकर आएंगे, थोड़ा सा आप हमें हिम्मत दीजिए। पहले हमने एक काम शुरू किया है, पहले इसे अच्छे से कर लें, फिर हम बिहार भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, है ना। चलिए, शेड्यूल का क्या काम होता है सर? शेड्यूल्स का, मोहित पूछे सर शेड्यूल्स का क्या काम होता है? बेटा शेड्यूल्स का क्या काम होता है, हाँ ये भी समझ लो, बीच में जरूरी है ये बात समझाना। जैसे ना अपन किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, जैसे ना ये एक किताब संविधान किताब है, तो इसमें ना बेटा संविधान जो है वो यहीं तक लिखा गया है। देखो ये अच्छा प्रश्न पूछा एक बालक ने, ये देखो बेटा अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इस पर रुक करके जवाब देना सही समझता हूं। देखो ये पूरा अपनी संविधान की किताब है ना। इस संविधान की किताब में ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना मोटा सा, ये तो किसका है? आर्टिकल्स का है। और ये जो बाकी पोर्शन दिख रहा है ना, इतना सारा ये जो पोर्शन दिख रहा है, इतने सारे जो पेजेस दिख रहे हैं, ये जो पेजेस हैं ये शेड्यूल्स के हैं। बोले ये क्या मतलब हुई? हुआ मतलब हुआ, समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि भारत के संविधान में कोई बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मान लीजिए आर्टिकल के अंदर यह बात कहीं पर लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं शेड्यूल का मतलब समझा देता हूं, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं समझाने का, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि आज बच्चों ने प्रश्न अच्छे पूछे हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों कि आप अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अदरवाइज अधिकांश लोग तो यही पूछ रहे होते हैं हमारे नोट्स कब आएंगे, और सर और कैसे हैं आप, बस दो ही चीजें पूछ रहे होते हैं। देखो बेटा, प्रियम्बल के बाद में हमारे संविधान में मान लीजिए ये आर्टिकल नंबर 1 लिखा हुआ है। मैं आपको आर्टिकल नंबर 1 दिखा देता हूं, देखिए।
देखो, अगर आपको दिखाई दे जाए, यहां पर आर्टिकल नंबर 1 लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस जगह एक लाइन लिखी हुई है, अब वो विजिबल नहीं होगी, कैमरे के अंदर विजिबल नहीं हो रही है, इसलिए ना मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहां पर मैंने जहां पकड़ी हुई है ना, यहां एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 या फर्स्ट शेड्यूल। ऐसे ही एक पॉइंट और लिखा है, द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब सुनिए ध्यान से, दोबारा से मैं इस वाली चीज को, काश मैं आपको यहां पर डायरेक्ट करके दिखा पाता। यहां पर एक चीज लिखी गई है, वो क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। क्या लिखा गया है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यहीं पर ब्रैकेट मार्कर लिखा गया है, जो कि क्लॉज 2 है, उसमें लिखा गया है द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब इसका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। जो ये बात मेंशन की गई है ना, इसका मतलब यह है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है सर, कौन से राज्यों का संघ है? तो बोले उन राज्यों का संघ है जिनकी चर्चा 1 नंबर शेड्यूल यानी अनुसूची नंबर 1 में की गई है। तो बोले अनुसूची नंबर 1 का रेफरेंस दिया गया है, ऐसा क्यों? मैंने कहा अनुसूची नंबर 1 में हमारे जितने भी राज्य हैं उनके नाम लिखे होते हैं। बोले हमें पता नहीं है लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते हैं, हमें दिखाइए। तो मैंने कहा देखिए, ये रहा आपके सामने अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में पहला ही राज्य लिखा है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, ऐसे चलते चलिए, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, सारे के सारे राज्य गिनती से लिखे हुए हैं। अर्थात शेड्यूल 1 को सुंदर दिखाने के लिए, अनुसूची 1 को, माफी चाहेंगे, आर्टिकल 1 को सुंदर दिखाने के लिए, ताकि यहां पर इतना घचपच ना हो जाए। कैसा घचपच ना हो जाए? जैसा शेड्यूल 1 में हो रखा है, इतना सारा कंटेंट जो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, कितने पेज का लिखा हुआ है दिखाता हूं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, यूनियन टेरिटरीज, यहां तक ये हो गया 373 से 380, यानी 7 पेज का कंटेंट। ये जो 7 पेज का कंटेंट है, ये इसी आर्टिकल के नीचे ना लिखना पड़े, इसलिए अनुसूचियां अलग से डाल दी गई। एक सुंदर किताब जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें इसी प्रकार से चीजें लिखी जाती हैं। कैसे? कि आपने अपनी व्याख्या लिखी और कहा कि भैया गलती से इस लाइन के लिए परेशान मत होना। कौन सी लाइन के लिए परेशान मत होना? कि स्टेट का मतलब क्या है? बोले स्टेट का मतलब पीछे लिस्ट दी गई है, देख लेना। तो ये जो पीछे चीजें दी गई है ना, ये इनकी चर्चा तो आर्टिकल्स में दे रखी है कि अगर आपको आवश्यकता पड़े कि हम किन राज्यों की बात कर रहे हैं, तो जाओ प्रथम अनुसूची में देख लो। अगर आपको आवश्यकता पड़े कि हम कौन से यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो जाओ जाकर के अनुसूची 1 में देख लो। तो अनुसूचियां हैं क्या? इस किताब को खूबसूरत रूप से दिखाने के लिए, ताकि आगे होच पोच ना हो जाए। आप सोचो, यहां पर पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहीं पर वो 7 पन्ने भर के लिख देता, दीज विल बी दी स्टेट्स। अब वहां के बाद में पॉइंट नंबर 2 लिखना होता यूनियन टेरिटरीज, फिर उनकी व्याख्या हो जाती, तो कितना घोचपोच हो जाता ना। इसी कारण से इन्हें अलग से लिखकर दिया गया। तो अनुसूचियां एक महत्वपूर्ण भाग हैं, जो कि असल मायने में आर्टिकल्स को ही सप्लीमेंट करती हैं। सर, क्या हम इस पुस्तक को बिना अनुसूची के योग्य मान सकते हैं? अरे भैया, अनुसूचियां हमारे संविधान का अभिन्न अंग हैं, उनके बिना हमारा संविधान इनकम्प्लीट है। आर्टिकल 1 में अगर ये बात मेंशन्ड है कि इट शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो उसके बिना ये मतलब वो है, यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब समझ में आ गया? एक बालक पूछ रहे हैं प्रियांशु की, सर राज्यसभा में बिल ला सकते हैं कि नहीं? ला सकते हैं, साधारण बिल ला सकते हैं, धन विधेयक नहीं ला सकते। तो आइए अब साधारण बिल पर आगे चलते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो अब इधर आते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तीसरा वाचन, चौथा वाचन, ये सब करते हैं और आपको आगे लेकर चलते हैं। प्रथम वाचन के साथ में आगे बढ़िए, और क्या है आइए ध्यान से सुनते हैं। फर्स्ट रीडिंग के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या है? जैसे ही कोई मेंबर, चाहे वो प्राइवेट मेंबर है चाहे वो सरकारी मेंबर है, अब तक आपको यह बात समझ में आ चुकी है, वो किसी भी हाउस में, आइदर ऑफ द हाउस, प्रियांशु यही पूछ रहे हो ना, आइदर ऑफ द हाउस बेटा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो,
आइदर ऑफ द हाउस में यदि यह बिल इंट्रोड्यूस करता है, द मेंबर्स टाइटल इंट्रोड्यूसिंग द बिल स्टेट्स द पर्पस, द पब्लिश्ड कॉपीज ऑफ द बिल are distributed to all the members of the house. After the approval of the house, the bill is published in the gazette. अब ये क्या है भाई? जो सदस्य प्रस्तुत करने वाला है उसका शीर्षक उद्देश्य बताता है। अब ये शीर्षक उद्देश्य क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों की जब जिला स्तरीय बैठक होती है उसमें सब लोग बैठे हुए हैं, या फिर स्टेट लेवल की बैठक होती है उसमें सब लोग बैठे हुए हैं। अब आपको कोई बात करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? आप ऐसे थोड़ी चालू हो जाएंगे, सर मेरे क्षेत्र के अंदर यहां पर बड़ी मात्रा में ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, हमारा सिपाही ये नहीं कर रहा है, फलाना। ऐसे नहीं बोलते हैं। आप केवल इतनी सी बात अपनी रखते हैं, सर मुझे एक बात रखनी है। अब आप अचानक तो बात रख नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में, हम तो अपने लेवल की मीटिंग बता रहे हैं। आप फिर उसको संविधान सभा में भी लगा लीजिएगा, लोकसभा में भी लगा। तो अब हुआ ये कि वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे, तो आप अपनी बात को डायरेक्ट तो ऐसे ही, सर मेरी भी सुन लो, मैं मेरे फलाने शहर में सड़क बनवाना चाहता हूं, सर मेरी भी सुन लो, मैं ये चाहता हूं। ऐसे नहीं करते। तो क्या करते हैं? अपन पहले अपनी तरफ से लिख करके स्पीकर को बता के रखते हैं कि सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। किससे पूछना है? सर उनसे पूछना है। सर मैं एक बिल लाना चाहता हूं, मैं बिल लाने के लिए मुझे समय दें। तो प्राइवेट मेंबर से कहा जाता है कि यदि बेटा तुम्हें बिल लाना है ना तो 30 दिन पहले बता के रखना, ताकि मैं तैयार करके रख सकूं। किसको तैयार करके रख सकूं? संसद को तैयार करके रख सकूं कि कोई व्यक्ति बिल पेश कर रहा है। ऐसे नहीं चलता है। गवर्नमेंट मेंबर को कह रखा है कि तुम 7 दिन पहले बताओगे कि तुम्हारा बिल आ रहा है। ऐसे नहीं कि मन में आए और बिल लेकर चले आए। तो 30 दिन पहले प्राइवेट मेंबर को अपनी बात पहले स्पीकर को बतानी पड़ती है, सर मैं ये बात उठाने जा रहा हूं। बोले हाँ ठीक है, रखे भाई। पता कौन सी बात बताएगा? सर टाइटल बता देता हूं कि मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। बताओ सर, मैं चर्चा करूंगा देश की बेरोजगारी पर। मैं चाहूंगा कि देश की बेरोजगारी को मिटाने के लिए बेरोजगारी भत्ता परमानेंट कर दिया जाए। जैसे मनरेगा की मजदूरी है, ऐसे सरकार सबको बेरोजगारी भत्ता दे। अब ये जो बिल का टाइटल है ना, बिल का टाइटल क्या बना? बेरोजगारी भत्ता। अब ये बेरोजगारी भत्ता, ये तो टाइटल हो गया। ये क्या हो गया? शीर्षक उद्देश्य, जिससे कि स्पीकर और स्पीकर के साथ साथ सदन के सभी लोगों को यह बात पता है कि यह किस विषय पर चर्चा होगी। आप पूछेंगे शीर्षक उद्देश्य में आपने डाल दिया। अब आप कह दें कि नहीं सर मैं बिल ला रहा हूं पाकिस्तान को भारत में मिलाने का, तो पाकिस्तान को भारत में मिलाने का बिल है, तो उसका हेडिंग क्या हो जाएगी? पाकिस्तान का विलय। यह क्या हो गया? शीर्षक उद्देश्य। लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? कितने संसाधन लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, वो सारा प्रोसीजर बकायदा पेजेस में लिखा जाता है। तो मतलब क्या हुआ? विधेयक की प्रकाशित प्रतियां, यानी कि वो कॉपीज जिनमें पूरी डिटेल लिखी गई है, वो सदन के सभी सदस्यों को, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 543 सदस्यों को कॉपीज दे दी जाती हैं कि सर ये आप सब लोग पढ़ लीजिए इसे। आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर ये बताइए कि ये जो जितने भी भाषण होते हैं, ये भाषण हो कैसे जाते हैं? आप में से बहुत से लोगों को अंदर की बातें ही नहीं पता होती हैं। कोई भी नेता या कोई भी मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई भी संवाद, जैसे G20 के अंदर ये जितनी भी बातें हुई, क्या लगता है आपको ये सीधी चालू हो जाती हैं बातें? नहीं, हर एक बात ऑलरेडी पहले ही लिखित में जाके टेबल पर दे दी जाती हैं। लेकिन हमारे नेता इतने अच्छे अदाकार होते हैं, हमारे ही नहीं दुनिया के सभी नेता, कि वो उस बात को बोलते समय इस प्रकार से लगता है कि वो बात बोल रहे हैं तो पहली बार पता चल रहा है दुनिया को, वाह ये क्या बात बोल दी इन्होंने। वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। तो वास्तविकता क्या होती है? वो जो भी बात बोल रहे हैं वो ऑलरेडी लिखित में सबके पास कॉपियां दे दी गई हैं कि सर पढ़ लीजिएगा, अब मैं बोलने जा रहा हूं। समझ में आ गया? रॉन राइटिंग पहुंच चुकी होती है। ठीक है, ऐसे ही सदन में जब हमें कोई लगता है कि कोई नेता भाषण देने के लिए खड़ा हुआ है कि हाँ भाई मैं इस विधेयक पर चर्चा कर रहा हूं, सारे सांसदों को पहले ही उसकी कॉपियां पहुंच चुकी होती है कि सर ये कॉपियां हैं, पढ़ लीजिएगा अपने लेवल पर। फिर और इतना ही नहीं, जब सदन इस बात को मंजूर कर देता है, अच्छा वोटिंग नहीं हुई है अभी केवल उसको दिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ भाई इस पर हम चर्चा करेंगे। सदन मंजूर करता है मतलब स्पीकर ने मंजूरी दे दी कि हाँ जाइए इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना?
अच्छा, ऐसी स्थिति में अब पॉइंट क्या बनता है कि इस बात को प्रकाशित किया जाता है राजपत्र में। अब राजपत्र क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार कुछ चीजें सुनी होंगी बचपन में। अगर आप में से किसी व्यक्ति ने, है ना, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शायद आप लोगों को यह बात पता हो। G20 के लिए भी करंट की क्लास लगवा देंगे भूमाराम, चिंता मत करिए। आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज नोटिस की हो। क्या चीज नोटिस की हो? मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि आपने कई बार कभी बचपन में अपनी जो मार्कशीट थी या कोई भी फोटो स्टेट थी उसको अटेस्ट करवाने के लिए किसी गजेटेड ऑफिसर को ढूंढा होगा। ढूंढा है कभी? अगर ऐसा हुआ है तो बताइएगा। गजेटेड शब्द से आपने अगर ऐसा किया है कि कभी 10th की मार्कशीट थी, मोदी जी जब से आए हैं तब से इन्होंने अटेस्ट करने का सिस्टम हटा दिया है, इनके अनुसार अब आप सेल्फ अटेस्ट करिए ताकि आपको किसी गजेटेड व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन क्या वास्तविकता में कभी आपने देखा है, करा है ना इस तरह का कार्य कि आप कभी स्कूल के प्रिंसिपल से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, किसी अधिकारी से अटेस्ट करवाते हुए पाए गए हैं? और अटेस्ट करने की कंडीशन क्या होती थी? गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्ट किया जाए। तो प्रश्न बनता है ये गजेटेड होता क्या है? तो गजेटेड का जो शब्द है ना वो इसी गैजेटियर से निकलकर आया है, गैजेट से। ये एक प्रकार का सरकारी अखबार है। सरकार अपने लेवल पर जो सूचना छापकर निकालती है उसे गैजेट बोलते हैं। उस गैजेट में जो भी जानकारी सरकार को, जनता को देनी होती है या अन्य विभागों को देनी होती है वो उसमें छापी जाती है। मतलब सरकार की ऑफिशियल बातें जहां लिखी जाती हैं वो ये होती हैं। तो बोले सर कौन सी बातें इसमें लिखी जाती हैं? ऐसे तो सरकार में आए दिन कोई ना कोई काम होता है। तो हमने कहा सरकार ने एक लेवल सेट किया हुआ है। क्या? कि जो फर्स्ट ग्रेड कर्मचारी हैं, प्रथम श्रेणी के कर्मचारी जो हैं और उनसे ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं को गैजेट पेपर में जगह दी जाएगी। इसी वजह से आप जब गैजेटेड पोस्ट सुनते हैं, जिनके पोस्टिंग और ट्रांसफर की चर्चाएं गैजेट पेपर में प्रकाशित होती हैं, वो गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। जैसे आज मैं जिस पद पर हूं, मेरा पद गैजेटेड पद है क्योंकि मेरी जानकारी गैजेट पेपर में प्रकाशित होती है। बात समझ में आ गई? तो गैजेट पेपर में प्रकाशित होना, दैट इज गैजेटेड। तो ये क्या है? ये एक सरकारी पत्र है और हर सरकार के पास होता है। ये राज्य सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी इनका अपना पत्र होता है। सर ये कहां मिलता है? सरकार अपने लेवल पर, चाहे उसकी 2 ही प्रतियां छपकर जरूर रखी जाती हैं। इसका बहुत महत्व है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी बिल अगर छपा तो वो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। आपने ये काम किया प्रथम वाचन का, यानी कि ये थी फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या काम किया गया? तो साहब ये जो है, हाँ, एक बालक लिख रहे हैं कि सर ये सरकार का मुखपत्र हुआ। बिल्कुल सरकार का मुखपत्र हुआ और इस मुखपत्र में आने के लिए ही आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जितने भी लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने की कोशिशें कर रहे हैं उनमें भी 2 लेवल के अधिकारी होते हैं। जैसे RAS प्रतियोगी परीक्षा जब आप पास करेंगे, 2 प्रकार के पद होते हैं। एक स्टेट सर्विस के पद होते हैं और एक अलाइड सर्विसेज के पद होते हैं। जो स्टेट सर्विस के पद हैं वो गजेटेड पोस्ट हैं और जो अलाइड पोस्ट हैं वो गजेटेड पोस्ट नहीं होती हैं, ठीक है ना। उसमें भी विभाजन होता है। ऐसे ही जब यूपीपीसीएस के विद्यार्थी तैयारी करेंगे तो उसमें भी 2 प्रकार की सर्विसेज हैं, एक टॉप लेवल पर और एक अधीनस्थ स्तर पर, है ना। एक अपर सर्विसेज हैं और एक लोअर सर्विसेज हैं। तो गजेटेड में अपर सर्विसेज आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है दूसरा वाचन का समय। सेकंड रीडिंग क्या होती है साहब? सेकंड रीडिंग होती है जिसके अंदर जो बिल आपने इंट्रोड्यूस किया है, कहां इंट्रोड्यूस किया था? सदन में जो आपने बिल इंट्रोड्यूस किया था, अब वो आगे चल करके सदन के अंदर जो गैजेट पेपर में आ चुका है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार ये जो गैजेट पेपर में बात लिखी गई है ना, ये जो आखिरी प्रोसीजर पूरा होता है ना, कौन सा प्रोसीजर? राष्ट्रपति की सहमति, उस समय भी प्रकाशित होता है। 2 बार प्रकाशित होता है, प्रथम वाचन में और राष्ट्रपति की सहमति पर। यह ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्टिंग बात समझिए, मान लीजिए किसी सरकार के द्वारा ही, यानी सरकारी बिल लाया गया है, तो सरकारी बिल बजाय प्रथम वाचन के लिए जनता के सामने टेबल पर रखने से, सरकार को पता है जब सरकार हमारी है, बहुमत हमारी है, तो इतना भी समय क्यों खर्च करें, 7 दिन के अंदर तो लाना जाना है, तो वो
डायरेक्ट ही उस पेपर को राजपत्र में प्रकाशित करा देते हैं। तो कई बार ये जो प्रथम वाचन वाला पद है ना, इसको ऑर्डिनरी बिल के केस में गायब कर दिया जाता है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाता है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आर्यन अभी आ रहे हैं, अभी सब कुछ आ रहे हैं, थोड़ी देर में सारे आएंगे बेटा, है ना, कंपैरिजन कराएंगे इनका। आगे बात चलते हैं, अब द्वितीय वाचन की तरफ चलते हैं। इन दिस द क्लॉज सब उपखंड उपखंड पर विस्तार। हाँ, तो अब क्या होता है ना, अब जैसे बिल के अंदर काफी सारी चीजें लिखी गई हैं। अब मान लीजिए यही मान लेते हैं, चलो ये किताब ही हमारे सामने एनी टाइम रखी रहती है। अब मान लीजिए यही एक बिल है जो आपकी टेबल पर रखा गया है। अब टेबल पर रखा गया है, अब इस टेबल पर रखने के बाद में संसद में बैठे हुए जो सदस्य हैं वो इसके खंड दर खंड हर विषय पर चर्चा करते हैं, हर क्लॉज पर चर्चा करते हैं, हर सब क्लॉज पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बिल प्रस्तुत किया, मान लीजिए हम सांसद हैं, हमने एक बिल प्रस्तुत किया और उस बिल में लिखा कि सर बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। कैसे तय करोगे कि बच्चा कौन है? तो मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, वे सभी व्यक्ति जो कि 25 साल से ऊपर के हो चुके हैं और अब तक रोजगार नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया मेरा ये। अब वे सभी जो 25 साल से ऊपर के हो चुके हैं, ये मेरा पहला क्लॉज हुआ। अब इस पर सदन में चर्चा होगी। क्यों भाई, 21 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? मां बाप तो आजकल 18 साल से ऊपर ही बच्चे को कह देते हैं कि अब तू तेरा खुद संभाल, कमा और खा। है 21 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? फिर एक खड़ा होकर कह रहा है सर 18 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? सर 18 साल के ने क्या बिगाड़ा है? कोई कह रहा है 21 साल के ने क्या बिगाड़ा। अब इसको कहते हैं डिबेट होना। तो जो सदन में परिचर्चा है वो इस बात पर हो रही है, सर आपने कहा था 21 साल, आपने कह रहा 25 साल, सरकार मतलब जो जिसने बिल प्रस्तुत किया वो कह रहा है 25 साल। फिर चर्चाएं हो रही हैं, सर 25 साल ही क्यों? तो इस विषय पर वो अपना जवाब दे रहा है। जवाब क्या दे रहा है कि सर इसलिए कह रहा हूं मैं 25 साल क्योंकि आज तक बच्चे ग्रेजुएशन करके और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 25 साल के हो जाते हैं। 18 साल के बच्चे तो आजकल 12th पास कर रहे हैं सर, 21-22 साल के बीटेक करके बाहर निकल रहे हैं, पीजी करते करते 24 साल के हो जाते हैं। एक आध समय तो उसको अटेम्प्ट भी देना चाहिए। 25 का होने के बाद में संभवतया वो वाकई में बेरोजगारी फील करता है, अदरवाइज तब तक तो वो पढ़ता ही रहता है। बोले ओके, इसलिए कहना चाह रहे हो? बोले हाँ सर, और आप बुरा मान गए। तो वो वाली बात उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर खंड उपखंड पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में फिर अब आपको लगा नहीं यार इस मामले में थोड़ा सा मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है, 25 साल के लोगों को एक काम करो 24 कर ले। तो फिर बोले सर देखो मैं तो ये जानता हूं, जैसे आप में से कुछ लोग अभी की अभी एक लाइन बोलने लग जाएंगे, नहीं सर मेरी तो 12th 15 साल में ही होगी थी। कोई बोलेगा नहीं सर मेरी तो 18 साल में हुई थी। कोई बोल रहा नहीं सर मेरी तो 19 में हुई थी। सर मैंने तो ड्रॉप भी ले लिया था, मैंने 2 साल का तो 12th में ड्रॉप ले लिया था, मेरी तो 20 साल में हुई है। फिर मैं निकल के आया, मैंने कहा भाई मेरी तो 14.5 साल में होगी थी 12वीं। आप में से कईयों को ये बिलीव नहीं होगा, मैं 14.5 में ही 12th पास कर लिया था। पिताजी शिक्षक थे, सरकारी स्कूल थी, आराम से भैया बच्चा दिखने में तो हम हमेशा से 4x4 रहे हैं, दिखने में हम हमेशा बड़े लगते थे कि उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, खाते पीते से थे ही तो बढ़िया से घर खाए थे। तो घर पे पिताजी हमको पढ़ाते थे तो हम इतने पढ़ लिख लिए थे कि इसको बिठाओ जिस भी क्लास में उसका सवाल सॉल्व कर देते थे। पहले तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं था, उठाकर डायरेक्ट 3rd में बिठा दिए। हम 14.5 साल के 12वीं पास कर लिए। अब हम जैसे आदमी भी खड़े हो गए, नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बहुत जल्दी उम्र में बेरोजगार हो गए, मान लीजिए 21 साल की उम्र में बेरोजगार हो गए, हमारी तो सारी पढ़ाई खत्म होगी। 14.5, 17.5, 19.5, 21.5, मैं 21.5 साल की उम्र में तो कमाने लग गया था। तो साहब उस उम्र में भी व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है? बोले अच्छा। इसका मतलब यह हुआ कि यह चर्चा का विषय है। अब चर्चा का विषय है तो इस चर्चा में अभी जो अपन लोग बात कर रहे हैं सदन में बैठकर, ये तो फर्जी बात कर रहे हैं। एक काम करो, एक इंटेलिजेंट कमेटी बनाओ जिस कमेटी के अंदर इस विषय पर पूरी रिसर्च की जाए, जो ये डेटा जुटाए कि बच्चा औसतन ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करके किस उम्र में बाहर आता है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति को कहा गया बिल का समिति चरण, यानी कि चयन समिति के पास भेजा जाता है, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। और ये एक एडॉक कमेटी होती है। एडॉक का मतलब होता है उस टाइम पीरियड के लिए बनाई गई समिति होती है। सर ये कैसे बनाई जाती है? अब देखो अपने सदन में मान लो 543 सांसद बैठे हुए हैं। कुछ सांसद ऐसे भी तो होते हैं जो बड़े
पढ़े लिखे प्रकार के होते हैं। हर कोई 5वीं पास थोड़ी है। बहुत सारे सांसद, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस से रिटायर्ड है, कोई कुछ है, कोई फॉरेन सर्विसेज से है, कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर रहा हुआ है, कोई विदेशी रिटर्न है, कोई को फाइनेंस में बढ़िया नॉलेज है। इस तरह के बहुत सारे अपने सांसद होते हैं। कोई बहुत बड़ा वकील है, इस तरह के। तो बोले एक काम करो, पढ़े लिखे लोगों की एक समिति बना लो कि हाँ भाई तुम अपने अपने फील्ड का नॉलेज रखते हो, एक डॉक्टर फील्ड से ले लो, एक इंजीनियर से ले लो, एक लॉ से ले लो, और एक कॉमर्स से ले लो, एक आर्ट से ले लो। इस प्रकार से कमेटी बन गई। एडॉक कमेटी के पास में यह बिल भेज दिया गया कि सर आप लोग इस विषय पर चर्चा करके बताएं कि क्या वाकई में 25 साल का क्राइटेरिया रखना उचित है या फिर नीचे रखा जा सकता है। बोले क्यों? क्योंकि सर आपको सर्च करके बताना है कि वास्तविकता में बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करके कौन सी उम्र में बाहर आता है। ठीक है, तो साहब ये वाली जो चीज है ना, चयन समिति को सौंपने जाने की जो समिति की जो बात है, ये बात सेकंड स्टेज में यानी कि सेकंड रीडिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फिर क्या होता है, अब इस कमेटी ने अपने लेवल पर कोई बात सजेशन में दी कि सर सुनो, बाद में ये कहना चाह रहा था कि वो जो मंत्री महोदय ने बिल प्रस्तुत किया था ना, जिसमें उन्होंने 25 साल की बात लिखी थी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। बोले बताइए क्या है? सर असल मायने में 25 नहीं सर, वो 24 साल है। 24 साल के अंदर बच्चा है ना, वो बेरोजगार होकर बाहर आ जाता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करके बाहर आ जाता है। अब उसके बाद वो नौकरी के लिए तलाश करता है। टेक्निकली तो उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसे नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन सर उसे नौकरी नहीं मिल रही है। कृपया करके उसे आप अब बेरोजगार काउंट करिए। बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो बिल आप लाए थे उसमें हम एक संशोधन का प्रस्ताव रखते हैं कि ये जो पहली लाइन आपने लिखी थी इसमें संशोधन करके इसे 24 कर दिया जाए। ये है सेकेंडरी वाचन। अब सवाल बना कि 24 कर दिया जाए, ये कमेटी ने बोला है। क्या कमेटी की बात मानने के लिए बाध्य है क्या वो व्यक्ति? आंसर है नहीं, नो, नॉट एट ऑल। मैंने तो 25 ही सोचा है, 25 ही करवाऊंगा। तो बोले सर इतना ज्यादा टाइम खर्च क्यों करवाया? क्योंकि संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया प्रेस्क्राइब्ड है कि आपको कोई भी बिल आया है तो उस पर अपनी राय रखनी है। तो फिर एक बात बताओ सर, अगर आप मानोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो बिल पास ही नहीं होगा। हमने कहा नहीं, अंतिम प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया तो वोट डालने की प्रक्रिया है। अगर वोट डालने की प्रक्रिया है और वोट में मेरे पक्ष में लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम तो 25 साल की चीज के लिए तैयार हैं, तो 25 के लिए तैयार हैं, तो मुझे तुम्हारी 24 मानने की जरूरत क्या है? मेरे पास तो मेरे समर्थन में लोग होने चाहिए। तो आपके समर्थन में लोग हों ये कैसे सुनिश्चित करते हो? भाई जब सरकार बनकर आती है, सरकार का मतलब ही क्या है? बहुमत होने का मतलब ही क्या है? आज अगर हम ये कहते हैं कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का शासन है, इसका मतलब यह है कि जो बहुमत में हैं वो लोग कुछ भी ले आएंगे, उसका काम पूरा होगा। अरे आज आपने देश में कृषि विधेयक के ऊपर, कृषि कानूनों के ऊपर देश में बहुत लंबे समय तक होता हुआ प्रोटेस्ट देखा है। आप में से अधिकांश लोग वो भूले भी नहीं होंगे। तो वो बिल सरकार ने पास कर दिया था, वो कानून बन गया था। जब वो कानून बन गया था तो कानून में जो चर्चा वाला पार्ट था वही तो मिसिंग था। अपोजिशन क्या कह रहा था? हमसे तो चर्चा भी नहीं की गई, क्योंकि सरकार को पता था तुमसे चर्चा करके करना क्या है। बहुमत हमारे पास है, हमारा शासन है, हम बिल पास करा ही ले जाएंगे, तुम्हारी जरूरत क्या है? वोट देने आ जाना, देते हो तो बढ़िया, नहीं देते हो तो बढ़िया। वैसे भी साधारण विधेयक तो बिना उसके पास भी हो जाता है, मतलब साधारण बहुमत से पास हो जाता है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो उम्मीद है कि आपको जब ये क्लियरिटी और क्लैरिटी ऑफ थॉट हुई हो कि जो सेकंड रीडिंग है उसके बाद में जो थर्ड रीडिंग है उसमें कोई भी डिस्कशन या कोई भी चीज एक्सेप्टेंस, विधेयक को स्वीकार अस्वीकार करने को लेकर चर्चा चल रही होती है, तो इस स्तर पर विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता। थर्ड रीडिंग में केवल बहसबाजी तो चल सकती है, वोटिंग वगैरह भी नहीं की जाती। अब क्या हो गया साहब? अब यहां से यह काम स्वीकृति के साथ दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। कौन से हाउस में भेज दिया जाता है? मान लीजिए लोकसभा ने उस पर वोट देकर अपने लेवल पर इसको पास कर दिया। अब यह जो बिल पास हुआ है, अब इस पास हुए बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के फर्स्ट हाउस में बिल पास हो गया। हम यहां तक पहुंच गए लोकसभा तक। लोकसभा के अंदर बिल पास हो गया, ये लोकसभा थी, यहां पर बिल पास हो गया कि साहब हमारे पास बहुमत है, हमने बिल पास करा दिया। अब लेकिन बिल को कानून तक जाना है तो उसे राज्यसभा भी जाना होगा।
यह बिल पहुंचा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा क्या कर सकती है, उसके पास उपस्थित पॉइंट देखिए, विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित किया जा सकता है। दूसरे सदन में जब गया तो यहां पर क्या होता है, दूसरे सदन वाले लोग क्या करते हैं कि जो आया हुआ बिल है उसको देखते हैं कि यार इस पर ऑलरेडी इतनी चर्चा तो हो चुकी है, हमें सही से पता है कि करना क्या है। एक काम करो, वोट दो, अपने लेवल पर चेक कर लेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। अगर इसके पक्ष में लोग होंगे इसे पास कर देंगे, इसके विपक्ष में होंगे फेल कर देंगे। तो या तो विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित किया जा सकता है कि चलो ठीक है भाई पास कर दो इसे, और प्रथम सदन में वापस भेजा जा सकता है कि भाई साहब हमको पास नहीं करना, आप इसको वापस ले लीजिए। विधेयक को कुछ संशोधन के साथ पारित किया जा सकता है और पहले सदन में भेजा जा सकता है। मतलब आपने प्रथम सदन में पास करके जब सेकंड सदन में उसको अटेस्टेड होने के लिए भेजा कि बताओ भाई राज्यसभा वालों क्या आपको यह मंजूर है, राज्यसभा ने कहा जी मंजूर है, भाई ये वापस दे दो हमें, अब हम इसको राष्ट्रपति को भेजेंगे। दूसरा संशोधन, वो लोग भी इसी प्रकार की चर्चा, प्रथम रीडिंग सेकंड रीडिंग प्रकार से चर्चा करते हुए चाहें तो उस पर अपना संशोधन दे सकते हैं कि सर हम चाहते हैं कि इसमें यह बात मेंशन की जाए। आपका बहुमत है, आपने कहा नहीं मानेंगे हम आपकी कोई भी बात, नहीं मानी तो संशोधन के स्थान पर यहां पर सीधा भी किया जा सकता है। हो सकता है संशोधन के साथ भी पास की। तीसरी स्थिति बन जाए, राज्यसभा कहे मेरे को यह बिल पसंद नहीं है, मैं इसको रिजेक्ट करूंगी। बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे पक्ष में रिजेक्ट करने वालों की संख्या ज्यादा है, तो उस बिल को वहां रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। सर एक बात बताओ, अगर बिल वहां पर खारिज हो गया तो मेरी तो मेहनत पूरी पानी फिर गई। बेरोजगारों को मैं तो अपनी तरफ से भत्ता दिलवाना चाहता था, राज्यसभा के कारण हमारी मेहनत वेस्ट हो गई। अब क्या करें? हमने कहा वेस्ट नहीं हुई है, अगर वेस्ट होती है तो आप इस स्थिति में, क्योंकि यह साधारण बिल है, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एक संयुक्त सत्र बुला लीजिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108। उस संयुक्त सत्र में जिस भी पक्ष में मतदान होगा वो उसे पास मान लिया जाएगा। अगर पक्ष में मतदान हुआ तो पास, नहीं पक्ष में मतदान हुआ तो फेल मान लिया जाएगा। सर क्या बिल को खारिज करने के बाद उस पर पुनः चर्चा करने के लिए राज्यसभा को भेजा जा सकता है? नहीं सर, विधेयक को विधेयक को लंबित रखने के लिए, आ जाओ, हाँ जी। तो हुआ ये कि अगर मान लीजिए विधेयक के अंदर एक और लेवल पर चलकर बात की जाए तो वो क्या है कि सर खारिज कर दिया तो फिर क्या करें? फिर ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन आपके पास में आता है। यदि दूसरे सदन ने विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दिया तो विधेयक को दोनों सदनों के अंदर फिर पारित माना जाता है। उसने कोई संशोधन नहीं किया, राज्यसभा ने बोला हमारी तरफ से भी कबूल है, तो बोले चलो दोनों सदन से पास हो गया। दोनों सदन अगर दिक्कत करते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बिठाकर संयुक्त बैठक बुला सकता है, यह मैं बता चुका हूं। संयुक्त बैठक में बहुमत से पारित होने पर इसे दोनों सदनों से ही इसे पारित माना जाता है। फिर क्या होता है, जब एक बार यहां से यह पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास में इसे भेजा जाता है। आप में से फिर एक सवाल बन सकता है, सर जब हमने राज्यसभा के पास भेजा तो राज्यसभा क्या उसे लंबित भी रख सकती है क्या? बिल्कुल रख सकती है। राज्यसभा उसको अपने पास होल्ड में रख सकती है, लेकिन इस विषय पर लोकसभा के द्वारा पुनः इस बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, इसमें कई स्थितियां हैं। कई स्थितियां कैसे हैं? मान लीजिए लोकसभा समाप्त हो गई, तब क्या करोगे? यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लोकसभा ने अपना बिल पेश किया, राज्यसभा के पास गया, इस बीच में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या करें? लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तो बिल भी खत्म हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों से मिलकर के ही बिल जाएगा। अब बीच में कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या करें? सर लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया हुआ है, लोकसभा का कार्य अटक गया तो बिल अटक गया। सर तीनों प्रक्रम से निकल करके राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और अब लोकसभा का विघटन हो गया तो तब वो कानून बन गया। यानी राष्ट्रपति के साइन तक यह कानून बनने से पहले तक अटका रहता है।
ठीक है। अब बात सवाल बनती है कि राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। अगेन राष्ट्रपति के पास में इसी क्षमता को वीटो पावर कहा गया है। या तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे दे कि चलो ओके भाई, जैसे ही सहमति दी वो विधेयक एक्ट बन गया, यानी अधिनियम बन गया। दूसरा तरीका है कि वो मंजूरी के लिए उसे रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन में लौटा सकता है। मतलब क्या हुआ, यह बिल को मंजूरी के लिए रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन में लौटा सकते हैं कि भाई इसको रोक के रखो, होल्ड पर रखो और इसे लौटा करके वापस बिल को मंजूरी के लिए वापस रोक। मतलब दो स्थितियां हैं देखो। पहली स्थिति तो क्या हो गई, सहमति दे दी। दूसरी स्थिति क्या हो गई, खुद के पास होल्ड करके रख लिया। होल्ड करके रखना पॉकेट वीटो है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा, वो सदन के पास में दोबारा भेजकर कहे कि भाई इस पर दोबारा चर्चा करिए और दोबारा चर्चा करके संशोधन करके मेरे पास भेजिए। तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा यदि सदन विधेयक को दोबारा पारित करके भेज देता है। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लें। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास में एक बार कोई विधेयक पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास में विधेयक पहुंच गया तो राष्ट्रपति या तो उसे सहमति देंगे। अपन जब राष्ट्रपति के वो पढ़ेंगे ना कार्य, अब मैं यहीं पर ही आपको राष्ट्रपति के कार्य भी पढ़ा देता हूं साथ ही साथ। तो यहां पर राष्ट्रपति क्या तो सहमति दे सकते हैं, दूसरा उसे अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, और तीसरा वो हाउस को वापस रिटर्न कर सकते हैं। और अपने पास में जब ये रिटर्न करते हैं, अब हाउस ने उसे वापस से पास करके अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दिया तो उन्हें मजबूरी में अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। अर्थात ये जो रिटर्न करने वाला जो प्रोसेस है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये अगर एक बार रिटर्न कर दिए, सदन ने वापस से वापस भेज दिया तो मजबूरन उन्हें पास करना ही पड़ेगा। अर्थात ये जो रिटर्न करना है ये इनका सस्पेंसिव वीटो है। सस्पेंशन यानी निलंबन करने का कार्य कहलाता है। सहमति देना, असेंट देना, होल्ड करना, पॉकेट में डालकर रखना, रिटर्न करना, सस्पेंशन करना, और एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, जब राष्ट्रपति मना कर दे कि नहीं साहब मैं तो पास ही नहीं करूंगा। ये हमारे राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, बिकॉज हमारे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर कार्य करता है। यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अर्थात राष्ट्रपति बिल को कैंसिल यानी परमानेंट मना नहीं कर सकते, सस्पेंड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो उसके ऊपर सहमति दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। कईयों के दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर मान लो होल्ड भी बहुत लंबे समय तक कर लिया तो क्या होगा। देखिए सामान्यतया ऐसा हुआ है, कई लोगों ने इस प्रकार की कोशिशें की हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी बाध्य है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कार्य नहीं करेगा तो फिर राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग आ जाएगा, क्योंकि उसको संविधान की परिरक्षण प्रिजर्व करने के लिए तो बिठाया गया है। वो संविधान पर एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता ना, कि अपनी तानाशाही दिखाए कि नहीं मैं तो पारित ही नहीं होने दूंगा। भाई आपको काम ही ये दिया गया है कि आप इसको करने दें, तो वो पॉकेट वीटो में लंबे समय तक उसे नहीं डाल सकता। क्या किसी ने पॉकेट में डाला है? बिल्कुल डाला है। कब डाला है? जब सरकारें चेंज हो रही होती हैं तो सरकार खुद ही कह देती है कि सर इसको पॉकेट कर लेना, यानी इसको अपने पास रख करके रख लेना, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति के वीटो पावर्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। राष्ट्रपति के पास कैसे जाता है वो बता दिया। हाँ भाई, इसके बाद में अब मनी बिल की बारी है, जो कि हम आपके साथ कल पढ़ेंगे। बताइए किसी को कोई और प्रकार का डाउट प्रश्न वगैरह हो तो बताइए, पूछिए। मनी बिल इसके बाद पढ़ा जाएगा। एक बालक बोल रहे हैं सर अगर लौटा दिया तो इसका मतलब सदन समझदार हो जाती होगी। देखिए ये क्या है, मोरल प्रेशर क्रिएट करने के लिए लौटाया जाता है। बिल को लौटाने पर राष्ट्रपति को जब पता ही है कि वापस आएगा तो पास करना ही है, तो फिर राष्ट्रपति लौटाते क्यों हैं? अब्दुल कलाम साहब ने लौटाया था ऐसे बिल एक बार। लौटाते इसलिए हैं क्योंकि राष्ट्रपति के लौटाते ही पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। राष्ट्रपति ने बिल लौटा दिया, राष्ट्रपति ने बिल लौटा दिया, राष्ट्रपति ने कहा मैं नहीं साइन कर रहा, इसको ढंग से चेक करके लाओ। तो राष्ट्रपति ने लौटा दिया, उसको मीडिया कवरेज, जनता के बीच में चर्चा का पार्ट वो बन जाती है, जिससे सरकार पर मौलिक प्रेशर आता है। और जब सरकार पर प्रेशर आता है तो वो बिल सरकार फिर पास नहीं करती। यानी कि एक प्रकार से मोरल सुएशन है राष्ट्रपति के द्वारा लौटाना। अपन के लिए तो ऐसा है कि कर दिया ले साइन कर दे दोबारा दे दे, ऐसा नहीं है।
फिर जनता उस बारे में चर्चा करने लगती है कि नहीं तुम कुछ गलत कर रहे हो, राष्ट्रपति सही कर रहे हैं। ठीक है। दिव्या नायक पूछ रहे हैं सर वोटिंग कैसे होती है, इसमें हां या ना बोलकर हो जाती है क्या? देखिए हां, ये भी अच्छा सवाल है। देखो बेटा, साधारण बिल के केस में ध्वनि मत से, ध्वनि मत का मतलब हुआ कि यही बोला जाता है हां भाई एक्सेप्ट है क्या, तो सब लोग यस और नो लाउडली बोल देते हैं। लाउडली बोल करके यस की बातें ज्यादा हो, नो की बातें कम हो, तो स्पीकर सुन करके ही कह देता है हां भाई पास है, पास है, पास है। यानी सदन में भी वोटिंग कई प्रकार की होती है। ध्वनि मत से, कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार लिखा आता है बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो संख्या जिसकी ज्यादा है वो ऑलरेडी पता है स्पीकर को कि भाई सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा हैं, तो फिर भी चलो सुन लेते हैं। हाँ भाई सबको कबूल है क्या? बोले यस सर, सर 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 सबको है, बोले ठीक है चलो भाई पास करो। लेकिन डाउटफुल मामला हो, जैसे मान लीजिए कांग्रेस के द्वारा अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो फिर बजर राउंड चलाया जाता है, सबकी टेबल पर बजर रखे होते हैं और वो वोट राष्ट्रपति के पास जाकर के वो स्पीकर के पास जाकर दर्ज हो जाते हैं कि कितने लोग नो में थे, कितने लोग यस में थे। ठीक है ना। इन जनरल ध्वनि मत का काम में लिया जाता है साधारण बिल के केस में, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी होती है जो कि हमेशा सत्ता पक्ष के पास ही होती है। ठीक है। प्रियांशु बिल्कुल 4 टाइप में जो एब्सोल्यूट वीटो है ना बेटा, वो हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है। हाँ वही हैंड रेज करके, हाँ कब वही वाली बात है। यस राज्यसभा बिल्कुल रिटर्न कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है ना। नोट्स का ट्रैकिंग नंबर कैसे मिलेगा? बेटा कमेंट पिन कर रखा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कृपया करके वहां पर व्हाट्सएप कर दें, नंबर पिन किया हुआ है। सुनील, ब्रजेश, थैंक यू सो मच। हाँ डीके रावत कह रहे हैं जैसे अभी भारतीय दंड संहिता को अभी समिति में भेजा है। क्या बात है, ये रिलेट कर गए आप, अच्छी बात है, शाबाश, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। स्टेट वाले बिल में क्या होता है वो हम आगे जब स्टेट पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। प्रभुनंदन कुमार, प्रभुनंदन ये ताना मारने से पहले अपने कॉलर और गिरेबान में झांक लो यार। फाउंडेशन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं इस बैच को, उस लेवल का बैच तुम लोगों को दिया जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहे नालायक प्राणी। इतना अच्छे से तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तुम लोगों की वही नहीं खर्च हो रही हैं। तरुण देखते हैं। यूपीपीसीएस अनिल मिश्रा, बैच की क्लासेस 4 से 6 घंटे होगा तो जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हैं आप। अनिल मिश्रा ठीक है बेटा, 4 से 6 घंटे, हमारा शुरुआती प्लान 4 घंटे का ही है क्योंकि प्रॉपर टाइम है अपने पास। सर आप राखी कब खोलेंगे? बेटा हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नियम तो है नहीं, जब तक चलती रहती है चलती रहती है, और होगा तो हमें पता भी नहीं है। हु हैज मोर पावर? सागर कुमार, राज्यसभा और लोकसभा। ये बहुत ही विकट सवाल पूछ लिया आपने। बेटा 2 पावर ऐसी हैं जो राज्यसभा के पास में, केवल राज्यसभा के पास में ही है। जैसे कोई भी अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, वो पावर राज्यसभा के पास ही है। ठीक है ना। स्टेट लिस्ट के किसी विषय को केंद्र सरकार को बनाने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार से कहा जाए कि स्टेट लिस्ट के विषय पर आप कानून बनाइए, वो पावर भी एब्सोल्यूट राज्यसभा के पास है। यानी कि राज्यसभा के पास 2 पावर तो एकदम एब्सोल्यूट लेवल की है। तीसरा, राष्ट्रपति को हटाना हो तो भी वो पावर, राष्ट्रपति वाली पावर हटाने की, 3 पावर ऐसी हैं जो कि राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा हैं। लेकिन इसकी तुलना अगर करी जाए राज्यसभा से, लोकसभा से, तो रोज लोकसभा जो है चूंकि वो सत्ता पक्ष का वो केंद्र होता है, तो उसके पास में धन विधेयक की जो पावर है जिससे बजट आता है, क्योंकि देश तो पूरा धन से चलता है, तो धन का सारा कारनामा लोकसभा के पास है। तो इन दैट रेस्पेक्ट
लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं। इसलिए यह कहना कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, तो वही वाली बात है, आपके दोनों हाथों में से कौन ज्यादा प्रभावी है आप नहीं कह सकते। एग्जैक्टली लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हां, शक्तियां कम ज्यादा बताई जा सकती हैं, लेकिन दोनों का अपना महत्व है। सागर। नितिन, बेटा अपलोड किया जाता है। अच्छा, सिमरन लिख रहे हैं सर गोगा नवमी को खोली जाती है ना राखी, यही रिचुअल है हमारे यहां। तो गोगा नवमी, यार गोगा नवमी तो गई, मैं अगर सही हूं तो। उसके जन्माष्टमी के अगले दिन ही तो आती है गोगा नवमी। मैं खोलना भूल गया गुरु यार, मतलब मेरे ध्यान में भी नहीं लाया गया इस चीज को। ठीक है, राहुल कुमार, थैंक यू भाई, थैंक यू। आरती लिख रही है सर सुप्रीम कोर्ट भी आप ही पढ़ाओगे क्या? अगर आप पढ़ना चाहोगे तो हम तो पढ़ा देंगे, हम तो वेले आदमी, कुछ भी पढ़ लो हमसे। बच्चे इकोनॉमिक्स का उधम मचाए हुए थे, तो हम सोच रहे थे इकोनॉमिक्स में घुस जाएंगे हम इसके बाद में। हम तो कुछ भी पढ़वा लो हमसे भाई, हमको पढ़ के पढ़ाने में आनंद ही आता है। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, अगली क्लास का काम करते हैं अब हम। बाय बाय। डी के रावत, कोर्स की वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करवा दिया था मैंने, आप लोगों ने कहा था तो मैंने तुरंत करवा दिया था। ठीक है। किशन पारिक, किस चीज पर बेटा? मैसेज करिए। तनिष्का, थैंक यू सो मच बेटा। प्रज्ञा, बेटा अभी कल तक तो है ही, हम क्या है ना, हम इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हमारे बहुत सारे डेमो डलने बाकी हैं अभी। किशन लिख रहे हैं सर यू आर डूइंग द बेस्ट फॉर अस बट इट विल गुड इफ हिस्ट्री पीडीएफ प्रोवाइडेड इन इंग्लिश। किशन यार, हिस्ट्री के जो टीचर्स हैं ना, मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, पर मुसीबत क्या आती है, वो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में उतने अच्छे नहीं। जैसे हिंदी में जो अच्छा है वो इंग्लिश में अच्छा नहीं। अब कल क्या हुआ, जो टीचर हम उतारे थे वो इंग्लिश में अच्छे थे, तो हिंदी के साथ, हिंदी वालों से दिक्कत आ गई। अब आज जो मैं डाल रहा हूं वो हिंदी में अच्छे हैं, उससे इंग्लिश वालों को दिक्कत आएगी। मुसीबत दोनों के साथ चल रही है, करते हैं मैनेज, क्योंकि हमने इसी कारण से बेटा अपने नोट्सों को उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो तो आप हमारा नोट्स परचेज कर लीजिए, है ना, उसमें कंप्लीट नोट्स के अंदर हमने ये चीज डाली हुई है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।